दुख मिटता नहीं, सुख टिकता नहीं। बड़ी समस्या है, एक पनौती जा नहीं रही कि दूसरी आ जाती है। अरे कोई हमारे विश्वगुरु को बताए कि समोसे के साथ लाल चटनी खाएं या हरी चटनी खाएं। आखिर कृपा कहाँ अटकी हुई है? ये पनौतियों का दौर गुजरने का नाम काहे नहीं लेता है भाई? अब तो कभी कभी उस भले मानुस की बात याद आने लगती है जिसने 2024 के चुनाव परिणामों के बाद कहा था कि जितनी इज्जत बची है उसी को लेकर कुर्सियां छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल और खराब होने वाला है। और देखिए ना, वो बात एकदम रामबाण साबित होती हुई दिख रही है। बेइज्जती और सवाल है कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। विदेशों में डंका बजाने के नाम पर भक्तों को टोपी पहनाया जा रहा था। ट्रंप के टैरिफ, चीन पाकिस्तान की दुश्मनी और अन्य पड़ोसी देशों से खराब रिश्तों ने उस ढोल को फाड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका द्वारा सीज फायर के ऐलान ने विदेश नीति की खटिया खड़ी कर दी। तमाम मुद्दों और दावों पर असफलताओं का ठप्पा लगिए रहा था कि एप्स्टीन फाइल्स में भी हमारे विश्वगुरु का नाम आ ही गया। ये एप्स्टीन फाइल क्या है? दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े लोग, राजनीतिज्ञ हों या व्यापारी हों या नामचीन हस्तियां, बहुतों का नाम इसमें क्यों है और दुनिया भर की राजनीति में तहलका मचाने की ताकत इसमें क्यों है? इस पर हमने पिछली वीडियो में यानी इसमें विस्तार से बात किया था। नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, एक बार फिर से इसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परंतु अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बड़ा लंबा चौड़ा दस्तावेज एप्स्टीन फाइलों के बारे में जारी किया है और ये फाइलें इतनी मजबूत हैं कि मना करने वाले भी इन तथ्यों को नकार नहीं पा रहे हैं। और इसमें एक कागज पर लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में जाके डांस किया, गाए। ये सब कुछ उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के फायदे के लिए किया और तो और कथित रूप से उस निकृष्ट व्यक्ति से कोई राय लिया और उस राय से फायदा मिला। इसका क्या अर्थ निकाला जा रहा है, कितने गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उस पर तो बात करेंगे ही। ये भी देखेंगे कि भारत सरकार ने इस बारे में क्या जवाब दिया है और अपने जवाब में भी जवाब देता हुआ क्यों नहीं बन रहा है। सवाल ये भी करेंगे कि भाजपा के लोग जो सफाई दे रहे हैं वो सफाई भारत सरकार के जवाब से हल्की से अलग नजर क्यों आती है और कांग्रेस ने कितने गंभीर सवाल उठाए हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने इस वीडियो में विस्तार से बताया था कि एप्स्टीन एक बेहद ही निकृष्ट व्यक्ति था जिस पर यौन अपराधों के गंभीर आरोप थे। नाबालिग बच्चों बच्चियों को बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े लोगों के यहाँ सप्लाई करने का उसका धंधा था ताकि बाहर से बड़े बड़े दिखने वाले लोग छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण कर सकें। और तो और पहले ये बच्चियों का शोषण करवाता था और फिर शोषण करने वाले लोगों का शोषण खुद करता था, यानी अपने इशारों पर नचाता था। यानी दुनिया में जो निकृष्टतम आरोप हो सकते हैं, गंदे से गंदा आरोप हो सकता है, वो सब जेफरी एप्स्टीन नाम के एक व्यक्ति पर लगा था। चूंकि वर्ल्ड के टॉप लोग इस व्यक्ति से संबंधित थे तो मसला ज्यादा गंभीर बताया जाता है। तो आइए पूरी कहानी पर विस्तार से बात करते हैं। पूरी वीडियो को टकटकी लगाकर सुनिए, अविश्वसनीय कहानियां सामने आ रही हैं। और इतना ही नहीं है, इसके बाद एक और कहानी सामने आ गई। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब भारत ईरान से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। यानी जैसे ही एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आया उधर से ट्रंप ने नया ऐलान कर दिया। यानी ऐसा लगता है कि भारत को ट्रंप ही चला रहे हैं, हर फैसले का ऐलान वो आदमी कर रहा है। भारत कहां से तेल खरीदेगा, कहां से नहीं खरीदेगा और अब कहां से खरीदेगा वो भी बताने लगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की बातें अक्सर सामने आती हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग, नेता लोग, अधिकारी विदेशों में एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं और ये एंजॉयमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। अब आम आदमी बाहर जाकर कुछ भी कर ले तो उस पर निगरानी रखने वाला, उसकी जासूसी करने वाला शायद कोई ना हो, लेकिन जब बड़े बड़े बिजनेसमैन, अधिकारी या नेता इस तरह की चीजें करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर बहुतों की नजर होती है। अमेरिका समेत दुनिया की तमाम ऐसी खुफिया ताकतें हैं जो दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों और व्यापारियों के पीछे अपने एजेंट छोड़े रहते हैं। इसलिए दुनिया के तमाम नेताओं को उनके अपने देश की एजेंसियां कहती हैं कि देखो, विदेशी दौरे पर ऐसी कोई हरकत न करना जिससे आपके चरित्र और देश की छवि पर असर पड़े और किसी को बहाना मिले आपको टॉर्चर करने का और देश का नुकसान हो। बाकायदा नेताओं को यह समझाया बुझाया जाता है कि खासकर विदेश में महिला वगैरह से दूर रहना, वरना किसी देश की एजेंसी फोटो वीडियो बना लेगी तो बाद में ब्लैकमेल करेगी। अब आप सोचिए कि किसी देश का नेता विदेशी धरती पे जाके किसी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए और किसी एजेंसी ने फोटो वीडियो बना लिया तो उसका कितना दुरुपयोग हो सकता है। उस एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरे देश को न जाने क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। दुश्मन देश टॉर्चर कर सकते हैं,
अपनी बात मनवा सकते हैं, किसी भी तरह की डील करवा सकते हैं, जोर जबरदस्ती से अपने हिसाब से नीतियां बनवा सकते हैं। यानी एक आदमी की अय्यासियों की कीमत पूरे देश को भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए हर देश की एजेंसियां अपने नेताओं को टाइट करके रखती हैं, मगर फिर भी कभी कभी गड़बड़ी हो ही जाती है। और ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि जो नेता सत्ता में है वही निशाने पर हो। किसी की भी फोटो और वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि दुरुपयोग तो हर प्रभावशाली व्यक्ति का किया जा सकता है। और दुनिया जानती है कि कथित रूप से अमेरिकी डीप स्टेट इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। इनके लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो ऐसी किसी परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, बल्कि खुद परिस्थितियां भी क्रिएट करवाते हैं। बहरहाल, आप अक्सर हनी ट्रैप नाम का एक शब्द भी सुनते होंगे। सुंदर लड़कियों के जरिए विदेशी एजेंसी किसी देश के अधिकारी को फंसाती है, नेताओं को फंसाती है, उनसे सीक्रेट लेती है। हमारे ही देश में तमाम अधिकारी इस तरह के मामलों में पकड़े गए हैं, आए दिन पकड़े जाते हैं, जो भारत की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को दे रहे थे। यानी अपनी इज्जत, अपना घर परिवार बचाने के चक्कर में देश का बंटाधार कर रहे थे ये अधिकारी। बहरहाल, अपने स्क्रीन पर इस दस्तावेज को देखिए। इसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने दुनिया के सामने रखा है। इस दस्तावेज में ईमेल के द्वारा की गई बातचीत है, और इस बातचीत में आप अंडरलाइन किए हुए शब्दों को ध्यान से निहारिए। लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल में डांस किया, गाए, यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए। कुछ सप्ताह पहले ये लोग मिले थे, और ये नाचना गाना, मुलाकात करना, सलाह लेना काम कर गया। मुझे जहां तक इसकी हिंदी समझ में आई है वो यही है। अब इस पर कांग्रेस ने जो लिखा है उसे सुनिए। कांग्रेस कहती है कि एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने ये काम इजराइल में किया। कांग्रेस ने लिखा है कि एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाके नाचे यानी डांस किया, और गाए यानी सिंगिंग, ये काम भी कर गया, यानी उनका नाचना गाना काम भी कर गया। याद रहे, प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पर थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने यह लिखा है, यानी टाइमिंग तो कहीं ना कहीं मैच कर रही है। आगे कांग्रेस ने लिखा है कि इजराइल दौरे से ठीक पहले 25-26 जून 2017 को मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। जेफरी के मेल की कड़ियों को जोड़े तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एप्स्टीन से सलाह ली, और इसके एक हफ्ते बाद जुलाई 2017 में मोदी इजराइल पहुंचे और सलाह के मुताबिक वहां नाचे गाए और काम हो गया। अब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेफरी से बहुत ही गहरा और पुराना नाता है, जो कि भारत के लिए शर्मनाक है। यह मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जेफरी से कैसी सलाह ले रहे थे? मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के किस फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? एप्स्टीन ने लिखा है कि इट वर्क्ड, यानी इसने काम कर दिया, नाचना गाना काम कर गया। तो इसका मतलब क्या है? नाचना गाना कैसे काम कर गया? नरेंद्र मोदी जी देश जवाब मांग रहा है। वैसे आप दर्शकों को याद दिला दें, इन्हीं आरोपों पर ट्रंप से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो ट्रंप सामने आकर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन विश्वगुरु से ऐसी उम्मीद मत करिएगा, बहुत पाप लगेगा। कांग्रेस बार बार पूछ रही है कि सीरियल रेपिस्ट एप्स्टीन से आपका रिश्ता क्या है? वैसे यहां अगर टाइमिंग मिलाई जाए तो इसी के आसपास पेगासस की खरीद फरोख्त का भी आरोप मोदी सत्ता पर लगा था, और कहा गया कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं के, देश के तमाम अधिकारियों और पत्रकारों के मोबाइल फोन को पेगासस के जरिए हैक किया गया। खुद मोदी सत्ता के लोगों को भी हैक किया गया। सवाल यह भी उठता है कि क्या पेगासस की खरीद फरोख्त का भी इस नाचने गाने और एप्स्टीन की सलाह से कोई लेना देना है? आगे की बातों को कहने से पहले आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर जवाब देते हुए कहा गया है कि हमें तथाकथित एप्स्टीन फाइलों से जुड़े एक ईमेल संदेश की रिपोर्ट मिली है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी इजराइल यात्रा का उल्लेख है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री जी इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के तत्वों के अलावा ईमेल में किए गए बाकी सभी संकेत एक दोषी अपराधी की घटिया और बेतुकी सोच से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। यानी भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, लेकिन इस ईमेल में बाकी की जो बातें लिखी गई हैं वो एक अपराधी की घटिया सोच है और कुछ भी नहीं। यानी भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने इस ईमेल की सत्यता पर कोई सवाल नहीं उठाया है, यानी इसे गलत नहीं कहा गया है। इसमें लिखी बातों को, जैसे नाचने गाने और सलाह लेने जैसी बातों को, एक अपराधी की घटिया सोच बताया गया है। तो एक बात साफ है कि भारत की सरकार इस ईमेल को सही मानती है, और यात्रा तो पूरी दुनिया जानती है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या लिखा है जरा उसे सुन लीजिए।
फिर बीजेपी के जवाब को देखेंगे और फिर शुरू करेंगे सवालों की बौछार। पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि ये राष्ट्रीय शर्म की बात है कि अमेरिका के दोषी मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल रेपिस्ट जेफरी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सलाह मानी और अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इजराइल में नाचने गाने गए। उनकी मुलाकात कुछ हफ्तों पहले हुई थी और ये कारगर साबित हुई। भारत के प्रधानमंत्री का ऐसे बदनाम व्यक्ति से करीबी संबंध निर्णय, पारदर्शिता और कूटनीतिक मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री का जेफरी से सीधा और अस्पष्ट संबंध था। वही जेफरी जिसके अच्छे ग्राहकों की कुख्यात लिस्ट ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। एप्स्टीन और नरेंद्र मोदी के बीच ये अक्षम्य संबंध राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मामला है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत जवाब देना चाहिए, साफ करना चाहिए कि वे एप्स्टीन की सलाह किस लिए ले रहे थे। इजराइल में नरेंद्र मोदी के नाचने गाने से अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या लाभ हुआ? संदेश में लिखा है कि यह कारगर साबित हुआ, तो आखिर क्या कारगर साबित हुआ? उधर इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह कांग्रेस का फर्जी ट्वीट है। इस ईमेल में जेफरी किसी व्यक्ति से बात कर रहा है, दोनों का चरित्र संदिग्ध है, हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। उसी मेल को कांग्रेस पार्टी ने संपादित किया है और संबित पात्रा भी इस ईमेल के बारे में सही गलत होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टे कांग्रेस पर हमलावर है कि कांग्रेस ने फ्रॉड तरीके से ट्वीट को प्रस्तुत किया है। यानी आरोपों पर जवाब देने की बजाय भाजपा के प्रवक्ता ने गोल गोल इतना घुमा दिया कि आदमी कंफ्यूज आ जाए और कांग्रेस को गरियाते रहे। अपने चरित्र पर उठ रहे सवालों की सफाई वो कांग्रेस के नेताओं को गरिया के देना चाहते हैं। बहरहाल भाजपा के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने लिखा कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की निगरानी समिति द्वारा जारी किए गए फाइल के किसी भी दस्तावेज से यह संकेत नहीं मिलता कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी एप्स्टीन की नाचने गाने या अन्य किसी बारे में व्यक्तिगत सलाह मांगी या प्राप्त की या फिर उस पर अमल किया। न ही इन दस्तावेजों में दोनों के बीच किसी भी तरह के संपर्क का उल्लेख है और संबित पात्रा की तरह ही अमित मालवीय ने भी ट्वीट को खूब लंबा चौड़ा किया, परंतु उस ट्वीट से बहुत कुछ समझने लायक निकलता नहीं। कम से कम वो जवाब तो नहीं मिलता जो सवाल कांग्रेस पूछ रही है। जितने सवाल कांग्रेस के लोगों ने किए हैं उससे ज्यादा लंबा चौड़ा कथित जवाब बीजेपी के लोगों ने दिया, मगर जवाब में वैसा कुछ है नहीं, नजर नहीं आ रहा जिसकी तलाश है। इसी ट्वीट में अमित मालवीय ने कहा है कि स्वतंत्र तथ्य जांच से यह पता चला है कि पीएम मोदी और एप्स्टीन के बीच किसी बातचीत और सलाह वगैरह का कोई एविडेंस नहीं है। अब यह स्वतंत्र जांच किसने किया मालवीय जी? क्या अमित मालवीय की एजेंसी ने किया? क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो दस्तावेजों के आधार पर हैं और दस्तावेज में साफ साफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखा है और लिखा है कि सलाह लिया नाचे गाए इजराइल में, वो भी यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए। ये लोग कुछ सप्ताह पहले ही मिले थे और ये नाचना गाना सलाह लेना काम कर गया। वैसे आपको बता दें कि इन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है और पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक वीडियोज भी सामने आई थी। बिल गेट्स के भी अनैतिक संबंधों का खुलासा हुआ। रिचर्ड ब्रेंसन जो कि बड़े अरबपति हैं, एलन मस्क के बारे में कौन नहीं जानता, इस व्यक्ति का भी नाम इन फाइलों में शामिल है। वैसे हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री एलन मस्क के घर भी गए थे, उनके बच्चों को खिला रहे थे। एक पूर्व राजकुमार, नाम है एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, इनका भी नाम आया। हार्वर्ड, लटनिक, स्टीव टैक्स जैसे दुनिया के बड़े बड़े नाम इन फाइलों में आ चुके हैं। हालांकि फाइल में नाम आने का मतलब अपराध साबित नहीं होता, मगर इतने जघन्य अपराधी से जुड़े दस्तावेजों में इतने नामचीन लोगों का नाम आना भी बहुत सारे संकेत देता है। द हिंदू की इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार ने 30 जनवरी को 1 दर्जन से अधिक ईमेल और फोन मैसेज जारी किए, जिनसे पता चलता है कि एप्स्टीन नाम के अपराधी ने भारत और नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की थी। इस अपराधी ने यह भी दावा किया कि वो 2019 के भारत के आम चुनाव के तुरंत बाद अमेरिकी रिपब्लिकन रणनीतिकार और डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी स्टीव बैनन के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात का इंतजाम करेगा। इन मुद्दों पर इंडियन बिजनेसमैन अनिल अंबानी के साथ पत्राचार में भी शामिल है एप्स्टीन। यानी इन दस्तावेजों की माने तो एक यौन अपराधी दुनिया के बड़े बड़े लोगों को नाबालिग बच्चे सप्लाई करने वाला, उनका यौन शोषण करवाने वाला व्यक्ति भारत और अमेरिका के संबंधों को सुधारने का इंतजाम भी करता है। कथित रूप से दस्तावेजों में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी द्वारा नवंबर 2014 में एप्स्टीन को भेजा गया एक ईमेल भी शामिल था, जिसमें मोदी के चुनाव के बाद भारत के साथ संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है जैसी बातें कही गई थी। इसके विस्तृत कारण बताए गए थे। हालांकि मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी ने ईमेल भेजने से इनकार नहीं किया, लेकिन न तो उन्होंने और न ही विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी किया था उस वक्त। यानी मोदी के मंत्री का नाम भी आ गया था और अब तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही आ गया। नए दस्तावेजों के सामने आने के बाद और नरेंद्र मोदी के कथित रूप से एक यौन अपराधी की कथित सलाह पर इजरायल में जाकर नाचने
नाचने गाने के आरोपों के बीच विपक्ष हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 24 मई 2019 को भेजे गए 2 अन्य ईमेल पर भी मोदी सरकार से सफाई मांगा था। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया था। ये ईमेल एप्स्टीन ने बैनन और अंबानी को भेजे थे। इस ईमेल में यौन अपराधी और मानव तस्कर ने अंबानी से कहा कि मोदी को स्टीव बैनन से मिलकर अच्छा लग सकता है। एप्स्टीन ने बैनन को यह भी बताया कि उसकी मोदी से एक बहुत ही अच्छी मुलाकात हुई, हालांकि साफ तौर पर नहीं बताया कि मुलाकात किससे हुई। उसने मेल में लिखा कि मोदी ने बहुमत से जीत हासिल किया है। इसमें इस अपराधी ने यह भी कहा है कि इस व्यक्ति ने कहा कि वाशिंगटन में कोई उससे बात नहीं करता। यानी आप यूं समझिए कि एक आदमी जब दूसरे परिचित व्यक्ति से बात करता है तो बहुत सारे शब्द लिखता नहीं है, वो अंडरस्टूड होते हैं, समझ लिया जाता है। इसलिए आपको कुछ चीजें समझने में दिक्कत हो सकती है। बातचीत में इस व्यक्ति ने चाइना को भारत का दुश्मन बताया और पाकिस्तान को चाइना का प्रॉक्सी बताया। तो कुल मिलाकर बड़े गंभीर आरोप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन दस्तावेजों के माध्यम से लगाए जा रहे हैं और सफाई के नाम पर जो कहा जा रहा है वो सफाई की बजाय और गंदगी फैला रहा है। वैसे आपको याद तो होगा ही, अभी हाल ही में अमेरिका ने अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए कथित रूप से आरएसएस ने पाकिस्तान से जुड़ी लॉबी फर्म को नियुक्त कर दिया था। बाकायदा लंबा चौड़ा पैसा देकर कथित रूप से हायर किया गया था। ऐसे आरोप कांग्रेस ने लगाए और ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई। टीआरटी वर्ल्ड की इस खबर को देखिए। लिखता है कि आरएसएस, जो कि मोदी के हिंदुत्व का मुख्य स्रोत है, अब अमेरिकी कांग्रेस को प्रभावित करने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहा है। अमेरिकी कांग्रेस यानी वहां की संसद, वहां के सांसद को अपने प्रभाव में लाने के लिए आरएसएस लाखों डॉलर खर्च कर रहा है। 14 नवंबर 2025 की यह खबर है। कहा गया है कि भारत का आरएसएस, जो दशकों से मुस्लिम विरोधी हिंसा के लिए जिम्मेदार है, धुर दक्षिणपंथी हिंदू समूह है और प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा पार्टी का वैचारिक स्रोत है, यह चुपचाप बहुत बड़ी रकम अमेरिकी संसद के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए खर्च कर रहा था। अब इस खबर के आने के बाद दूसरी खबर को देखिए। अभी 2 दिन पहले ही पता चलता है कि जब अमेरिका में लाखों डॉलर खर्च करके वहां के सांसदों को प्रभावित करने का भंडाफोड़ हुआ तो आरएसएस ने इस कार्यक्रम को रोक दिया, यानी पैसे खर्च करके पैरवी करवाने का कार्यक्रम बंद कर दिया। यह रिपोर्ट बता रही है कि 2025 के पहले 9 महीनों में ही $3,30,000 आरएसएस ने स्क्वाड पैटर्न बॉक्स नाम की किसी लॉबिंग फर्म को दिया, अमेरिकी सांसदों से रिलेशन बनाने या फिर उन्हें प्रभावित करने के लिए। और जब मामला खुल गया तो फिर अब हाथ पीछे खींच लिया गया है। सवाल है कि अगर ये सब कुछ सही हो रहा था तो फिर खुलासे के बाद पीछे क्यों हो लिए? कहीं ये सारा पैसा भी तो एप्स्टीन फाइल को या फिर ऐसी किसी चीज को दबाने के लिए नहीं खर्च किया जा रहा था? आखिर अमेरिकी सांसदों को प्रभावित करने के लिए आरएसएस लाखों डॉलर क्यों खर्च कर रहा है? केवल 9 महीने में $3,30,000, आज के हिसाब से 90 का गुणा कर लीजिए, पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी रकम है। और भी न जाने क्या क्या कर रहे होंगे, कौन जानता है। मगर मूल सवाल यह है कि यह सब खर्चा क्यों हो रहा था? क्या कुछ छुपाने के लिए, किसी बात को दबाने के लिए? क्या इसका भी कोई लिंक है एप्स्टीन फाइलों से? समझने वाली बात यह भी है कि क्या गोदी मीडिया इन चीजों पर चर्चा करेगा? क्योंकि जैसे इन फाइलों की बात सोशल मीडिया पर आई, लोग ये भी लिखने लगे कि इस पर बात नहीं करने का आदेश आ चुका है। एक्स पर किसी रोशन राय ने लिखा है कि सूत्रों के अनुसार भारतीय मीडिया को सख्त हिदायत दिया गया है कि गलती से भी इन फाइलों में मोदी के नाम आने की खबर का जिक्र न करें। कोई शो नहीं होना चाहिए, कोई बहस नहीं होनी चाहिए, बुलेटिन नहीं, यहां तक कि रिपोर्टिंग भी प्रतिबंधित है। मुख्यधारा के मीडिया में इस खबर का पूर्ण रूप से प्रसारण बंद रहेगा और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाएगी। वैसे आपको याद दिला दें, पिछली बार मैंने एकमात्र वीडियो इस फाइल के मामले में किया था और यह जिक्र भी नहीं किया कि इस फाइल में बीजेपी और मोदी से संबंधित क्या हो सकता है या है। मैंने सिर्फ फाइल के बारे में बताया था कि फाइल इतनी चर्चा में क्यों है। यह भी कहा था कि क्यों चर्चा हो रही है। फाइल खुलने से भारत के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, ऐसी चर्चा हो रही थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा था, तो मैंने उसी मुद्दे पर बात किया था। इसके बाद पता यह भी चला कि देश के तमाम सोशल मीडिया पत्रकारों को नोटिस मिले, बकायदा मंत्रालय की तरफ से। हालांकि नोटिस इन फाइलों के संबंध में नहीं थे, अलग अलग बहाने से दिए गए थे। एक वरिष्ठ पत्रकार से जब मैंने पूछा कि ये नोटिस का क्या चक्कर है, तो उन्होंने तपाक से बोल दिया कि एप्स्टीन फाइल पर जिन लोगों ने वीडियो बनाया है उनको नोटिस मिल रहा है, बाकी देखते जाइए। पिछली बार तो कोई बड़ा खुलासा भी नहीं था, इस बार तो सीधे सीधे रूप से नाम दिख रहा है। गोदी मीडिया चर्चा करेगा नहीं, सोशल मीडिया पर चर्चा करने वालों के साथ क्या होता है, क्या क्या होता है। एक बार फिर से बता दें, सिर्फ नाम आना अपराध को साबित नहीं करता, मगर ऐसे कुख्यात व्यक्ति से संबंधित फाइल में नाम आना सवाल तो पैदा करता ही है। और एक बड़ा सवाल अब यह भी पैदा होता है कि जैसे इस फाइल में नाम आया है, वैसे ही ट्रंप ने एक नया दांव क्यों चल दिया? क्या यह भी टॉर्चर का नया तरीका है कि नाम आ गया है, देख लो कुछ और भी आ सकता है, इसलिए अब ईरान से तेल खरीदना बंद करो, हम जहां बताते हैं वेनेजुएला से तेल खरीदो क्योंकि वेनेजुएला हमारे कब्जे में आ चुका है। क्या ऐसा कुछ सीन चल रहा है? वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।